भारत की रहने वाली एक लड़की ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और नर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका एक सपना होता है कि वो विदेश जाए और विदेश जाकर नौकरी करे। हालांकि उसका सपना पूरा भी हो जाता है, वो विदेश चली जाती है। लेकिन विदेश में रहते हुए उससे एक गलती हो जाती है। गलती कुछ ऐसी होती है कि वहाँ की अदालत उसे सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। इसके बाद वो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है, अपील दाखिल करती है और वो कहती है कि साहब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी कुछ मजबूरी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अपील को खारिज कर देता है। अब उसके पास महज एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता होता है राष्ट्रपति के दर पर जाकर अपील करने की। हालांकि वो लड़की वो भी करती है, राष्ट्रपति के दर पर जाती है और अपील भी करती है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति को उस लड़की पर दया नहीं आती है और राष्ट्रपति उसके अपील को खारिज कर देते हैं और उसके फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस लड़की को 31 जनवरी 2025 तक फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन भारत सरकार का दावा है कि इस लड़की की हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन अगर 31 दिसंबर 2025 तक भारत सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है तो हो ना हो इस लड़की को फांसी की सजा हो सकती है। आखिरकार इस लड़की ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वहां की सरकार इसको सजाए मौत का हुक्म सुना देती है? आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत का एक राज्य है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है पलंकर। पलंकर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है निमिषा प्रिया, वो 2008 में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर लेती है। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ के आसपास के एक हॉस्पिटल में वो नर्स का काम करना शुरू कर देती है। करीब 2-3 साल बाद यानी कि 2011 में उसकी शादी होती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक वो अपने पति से कहती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो हम लोग विदेश चलते हैं। उसका पति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो कहता है कि ठीक है चलते हैं। वो दोनों एक देश का रुख करते हैं जिसका नाम होता है यमन। तो यमन की राजधानी सना में जाकर वहाँ पे काम करते हैं। जो उसका पति होता है वो वहाँ ड्राइवरी का काम करता है, ऑटो चलाता है। और जो पत्नी होती है निमिषा प्रिया, चूंकि वो नर्स का कोर्स की होती है तो वहाँ के हॉस्पिटल में वो नर्स का काम करना शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। करीब 1 साल के बाद उन दोनों से एक बेटी पैदा होती है। बेटी जब जैसी पैदा होती है तो ये होता है कि किसी एक व्यक्ति को बेटी की जिम्मेदारी संभालनी होगी और किसी एक व्यक्ति को काम करना होगा जिससे घर का खर्चा चल सकेगा। हालांकि जो पति होता है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो कहता है कि ठीक है मैं बेटी का जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं बेटी को संभालूंगा घर पे ही, तुम काम करो। जो निमिषा प्रिया होती है वो वहाँ के हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद से उनके घर में आर्थिक संकट का एक दौर शुरू हो जाता है और आर्थिक संकट के दौर की वजह से हालत ये ऐसी होती है कि कुछ दिनों के बाद उसके पति को कहीं काम नहीं मिलता है। उसका पति उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों अपने गांव जाते हैं यानी कि केरल जाते हैं, अपने देश जाते हैं यानी कि भारत चले जाते हैं। ठीक वैसा ही होता है। 2014 में वो अपनी बेटी को लेकर भारत चला आता है। इसके बाद वहाँ पर यानी कि यमन में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और कुछ ऐसा होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब वहाँ के राष्ट्रपति के आवास पर लोग कब्जा कर लेते हैं। अब ऐसे में वो अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के लगातार संपर्क में होती है निमिषा प्रिया। लेकिन वो चाहती थी कि उसका पति वापस आ जाए, लेकिन वहाँ का देश एक नियम लागू कर दिया था कि किसी भी नए वीजे को बनाने की अनुमति बंद कर दिया था और साथ ही विदेश से किसी भी व्यक्ति को यमन आने की अनुमति रोक रखा था। अब वो अपने पति को बुलाए तो बुलाए कैसे, वहाँ के नियम कानून से वो बंध चुकी थी। निमिषा प्रिया की वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है, नजदीकियां बढ़ जाती है, जिसका नाम होता है तलाल अब्दू मेहदी। ये दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम लोग अपना खुद का एक क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल खोल लिया जाए। दोनों फैसला लेते हैं, बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, अच्छा रहेगा, अपना हॉस्पिटल होगा तो पैसा भी आएगा, अच्छी खासी इनकम होगी और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगेगा। फैसला लेने के बाद तलाल पैसे का इंतजाम करता है, एक अच्छी खासी क्लिनिक खोली जाती है। क्लिनिक खोलने के बाद निमिषा उस क्लिनिक पे अच्छे से ध्यान देती है। हालांकि क्लिनिक बहुत अच्छे से चलने लगती है, काफ़ी फंड इकट्ठे हो जाते हैं और जब फंड इकट्ठे होने लगते हैं तो तलाल को जब भी मौका मिलता था उस फंड के साथ वो हेरा फेरी करता था। निमिषा को ये बात जैसे ही पता चलती है वो उसको समझाती है, कहती है कि जब फंड आ रहे हैं तो इस पैसे को हम लोग अपने हॉस्पिटल में लगाते हैं, इसको और बड़ा रूप देते हैं। जब बड़ा रूप देंगे तो और ज़्यादा इनकम आएगी और ज़्यादा पैसा आएगा, तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तुम जो इस फंड में हेरा फेरी करते हो ये सब बंद कर दो, और ना ऐसे ही करते रहोगे एक दिन ऐसा आएगा कि ये क्लिनिक
बंद हो जाएगा, तुमको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। इन बातों को लेकर के दोनों बीच में थोड़ा सा वाद विवाद होता है और धीरे धीरे इस तरह की बहुत समस्या होती रहती थी और धीरे धीरे ये वाद विवाद बढ़ता ही जाता है। कई बार तो ऐसा होता कि निमिषा के शिकायत पर दलाल को जेल भी जाना पड़ा था और इसी बीच में दलाल को नशीली दवाइयों का यानी कि ड्रग्स का आदी भी हो जाता है, दवाइयाँ भी लेना शुरू कर देता है। हालांकि दलाल इस बात से काफ़ी परेशान था और हमेशा इससे झगड़ा लड़ाई करता रहता था। दलाल इसी का फायदा उठाते हुए वो निमिषा के पासपोर्ट और वीजा को अपने कब्जे में ले लेता है, कहीं छिपा देता है। वो निमिषा प्रिया को गुलामों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। अब निमिषा प्रिया करती भी तो क्या करती। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि दलाल अपने कुछ दोस्तों के साथ निमिषा प्रिया के फ्लैट में घर में घुस जाता था और उसके साथ शारीरिक शोषण करने का और साथ ही उसको प्रताड़ित करने का कोशिश करता था और साथ ही उसके जो शादी के फोटोग्राफ्स थे उसके पति के चेहरे की जगह पे अपना चेहरा लगा देता था और वहाँ के सरकार से और वहाँ के पुलिस वालों से कहता था कि मेरी पत्नी है, ये दावा करता था। निमिषा काफ़ी थक हार गई थी इसके इस वादे से। वो किसी तरह से इससे छुटकारा पाना चाहती थी, वो मौका तलाश रही थी कब ऐसा मौका मिलेगा। निमिषा एक दिन सोचती है कि क्यों ना इसे हम नशीली इंजेक्शन लगाकर इसको बेहोश कर दें और बेहोश करने के बाद घर में जो हमारा ये छिपा कर रखा हुआ है पासपोर्ट और वीजा उसको ढूंढकर और इंडिया चला जाए। मौका जैसे ही निमिषा को मिलता है, निमिषा इसे एक दिन बेहोशी का यानी कि नस्ली इंजेक्शन लगाती है। जब पहला डोज देती है तो दलाल को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो सोचती है कि लगता है इसको और डोज देना पड़ेगा। मौका देखने के बाद निमिषा उसे एक ओवरडोज का इंजेक्शन देती है और जैसे ओवरडोज का इंजेक्शन देती है दलाल की मौत हो जाती है। उसकी मौत कब हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। ये सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है, पुलिस आती है और निमिषा को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दलाल के परिवार वाले एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद निमिषा को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और कोर्ट पेश होने के बाद ये सही से अपना वहाँ पे अपील रख नहीं पाती है, कोई अच्छा वकील इसको मिल नहीं पाता, जिसके वजह से इसकी अपील को खारिज कर दिया जाता है और 2017 में निमिषा को जेल हो जाता है और जो वहाँ की निचली अदालत होती है वो निमिषा को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। हालांकि निमिषा उच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी वकील करती है, लेकिन उस टाइम भी शायद निमिषा को एक अच्छा वकील नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से निमिषा की अपील खारिज हो जाती है। इस बीच में इस लड़की के पास एक और मौका होता है ब्लड मनी का। ब्लड मनी के बारे में बताया जाता है कि अगर पीड़ित परिवार के पास जाकर माफ़ी मांग ली जाए और अगर कुछ पैसे की डिमांड होती है तो पैसे चुका दिया जाए तो शायद पीड़ित को माफ़ी दी जा सकती है, उस आरोपी को माफ़ी किया जा सकता है। लेकिन बात नहीं बन पाती है। उधर इंडिया में जो उसका पति होता है निमिषा प्रिया का, वो एक निमिषा क्राउड फंडिंग के नाम से मुहिम चलाता है और पैसे इकट्ठा करता है, लोगों को सारी दास्तां बयां करता है कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरी फला नाम की पत्नी फला देश में फंस गई है, उसको इस तरह की सजा हो गई है। इसके लिए काफ़ी पैसे भी धन भी इकट्ठे होते हैं। लेकिन जिस वक्त में जो पीड़ित परिवार का जो लगभग सुनने में ये आया था कि 1,20,00,000 के आसपास डिमांड थी, लेकिन सही वक्त में सही समय पर उतने पैसे का इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से ये वादा टूट जाता है। इसको पीड़ित परिवार के घर वाले मना कर देते हैं। इसके बाद ये मामला वहाँ के राष्ट्रपति के पास जाता है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति भी इस मामले को खारिज कर देते हैं और निमिषा प्रिया के फांसी के सजा को बरकरार रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस लड़की को यानी कि निमिषा प्रिया को 31 जनवरी 2025 तक शायद फांसी की सजा हो सकती है। इस लड़की की जो माँ है वो हर संभव अपनी बच्ची को छुड़ाने के लिए बचाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन हर उसकी वो कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। ये जो निमिषा प्रिया है ये 2017 से ही यमन के जेल में अब तक बंद है, सलाखों के पीछे है, उसकी ज़िंदगी खतरे में। हालांकि जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है वो ये दावा करता है कि जल्द से जल्द हम कोई ठोस कदम उठाकर निमिषा प्रिया को बचा लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, ये तो गर्भ के भविष्य में ही छिपा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो विदेश जाकर फंस जाते हैं और गलती हो या ना हो, कई बार तो ऐसा होता है कि अनजाने में हुई उन गलतियों का उनको सजा मिलता है। हालांकि अब मैं भारत सरकार से गुहार लगाऊंगा, अपील करता हूं कि वो इस लड़की को किसी न किसी तरीके से जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद इसको भारत वापस लाया जाए। आज के बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।